हेलो एवरीवन। हिंदी साहित्य जीके में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं, इनका जो प्रमाणिक स्वरूप जो है हमें सबसे पहले अशोक के शिलालेखों में दिखने के लिए मिलता है। मध्यकालीन जो आर्य भाषाएं थी, इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है: पाली, प्राकृत और आपका अपभ्रंश। सबसे पहले हम पाली के बारे में पढ़ेंगे। पाली भाषा का जो समय है वह 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी के बीच में माना जाता है। जो पाली भाषा का समय है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक माना गया है। और पाली भाषा का जो है शिलालेखी, अभिलेखी अनेक नामों से जाना जाता है। और पाली भाषा को ही प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना गया है। और जो पाली भाषा के अन्य नाम हैं प्रथम प्राकृत, प्रथम देशी भाषा, मागधी, बौद्ध भिक्षुओं को पालने वाली ग्रामीण भाषा, पाटलिपुत्र की भाषा, मध्य प्रदेश की बोली, ये सभी पाली भाषा के अन्य नाम माने जाते हैं। अब हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि पाली भाषा को जो है अन्न की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जो पाली भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है वो विदुशेखर के अनुसार पल्ली से गांव, वालेसर के अनुसार पाटलिपुत्र से बुद्ध वचनों की पंक्तियों से मानी जाती है। पाली शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है वह पाटलिपुत्र से बुद्ध वचनों के उपदेशों से मानी गई है। और इसके साथ साथ जो पाली भाषा के आधार ग्रंथ माने जाते हैं, अशोक के शिलालेख, त्रिपिटक ग्रंथ के अंतर्गत जो आपके सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक माने जाते हैं। ये आपके त्रिपिटक ग्रंथ माने गए हैं: सुत पिटक, विनय पिटक और आपके अभिधम पिटक। इसके साथ साथ जो नागसेन द्वारा जो विरचित मिलिंद पन्नु है वह भी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का आधार ग्रंथ माना गया है। बुद्ध घोष का आठकथा साहित्यम, दीपवंश, महावंश, ये सभी जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पाली भाषा के आधार ग्रंथ स्वीकार किए गए हैं। और इसके साथ जो पाली भाषा के व्याकरण ग्रंथ जो माने गए हैं, कच्चायन व्याकरण, जिसे जो है कच्चान जो व्याकरण है उनके द्वारा रचित है। मोगलान व्याकरण, यह भी मुगलान के द्वारा रचित है। और सद्यनीति जो व्याकरण है वह भी अग्वंश के द्वारा रचित माना जाता है। और इसके साथ साथ जो है हमें बौद्ध साहित्य सिद्धांतों का जो कोश माना जाता है वह विशुद्धिमग्ग, जिसके रचयिता जो है बुद्ध घोष माने जाते हैं। अब इसके बाद दूसरी जो भाषा मानी जाती है, आर्य भाषा मानी जाती है, वह प्राकृत मानी जाती है। संपूर्ण मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा जाता है। जितनी भी जो मध्यकालीन आर्य भाषा है उन सभी को क्या कहा जाता है? प्राकृत भी कहा जाता है। प्राकृत का अर्थ माना जाता है सहज या स्वाभाविक। ग्रियर्सन ने जो है प्राकृत या अकृत्रिम प्राकृत को जो है प्राइमरी प्राकृत कहा है। और इसके साथ जो अब हम प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में जो महत्वपूर्ण मत माने जाते हैं उन्हें पढ़ेंगे। अब जो प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में जो है 2 महत्वपूर्ण तत्व माने गए हैं: प्राकृत प्राचीनतम जनभाषा और प्राकृत की उत्पत्ति जो है संस्कृत से मानी गई है। अब जो राजशेखर है वो राजशेखर ही जो है प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर कहते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्राकृत को ही मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा किसने माना है? राजशेखर जी ने माना है। और इसके बाद जो है सबसे पहले प्राकृत में वररुचि ने जो है प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। सबसे पहले जो है प्राकृत भाषा में जो है वररुचि ने जो प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। और इसी में ही उन्होंने जो है प्राकृत के जो 4 भेद माने हैं: महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी। और इसके साथ साथ जो है हेमचंद्र, जिन्हें जो है प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, हेमचंद्र ने जो है प्राकृत व्याकरण में प्राकृत के 3 भेद स्वीकार किए हैं। ठीक है, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्राकृत के 3 भेद किसने स्वीकार किए हैं? हेमचंद्र ने जो है प्राकृत व्याकरण में प्राकृत के 3 भेद माने हैं।
और जैसे आर्षी, चूलिका, अपभ्रंश, ये जो है प्राकृत के 3 भेद माने गए हैं। और यहाँ पे भी जो है इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया है कि हेमचंद्र को जो है प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जो प्राकृत भाषा में जो वाक्पति राज थे, उन्होंने जो है अपने रक्त से 7 लाख दोहों में जो है गौड़बहु महाकाव्य की रचना की थी। इस रचना में ही जो है हमें प्राकृत को इसी रचना में जो ये जो है प्राकृत को जनभाषा कहते हैं। वाक्पति राज ने जो अपनी गौड़बहु महाकाव्य लिखा था, इसी में ही जो है ये प्राकृत को जनभाषा कहते हैं। इसमें ये जो है 6 लाख, इसमें जो इनके द्वारा जो 7 लाख दोहों में इनकी रचना की गई थी, लेकिन इनमें से जो है 6 लाख दोहों को उन्होंने जला दिया था। प्रथम ईस्वी के जो आसपास शाहलीवान हालू कवि हुए, उनके द्वारा जो है गाहा सत्सई की रचना की थी। इस मुक्तक काव्य में जो है 700 गाथाएं संकलित मानी जाती हैं। नेक्स्ट जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषा है, उसे अपभ्रंश माना गया है, जिसे जो है संधिकालीन भाषा के नाम से जाना जाता है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सबसे पहला प्रयोग जो है 6ठी शताब्दी में होने लगता है। अपभ्रंश का जो अन्य नाम है अवहंस, ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, अभिधि और अभिरोक्ति। अपभ्रंश भाषा का जो पहला प्रमाणिक प्रयोग है वो महाभाष्य में देखने को मिलता है। अपभ्रंश शब्द का, ये बात आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे अपभ्रंश शब्द पूछा है कि जो अपभ्रंश शब्द का पहला प्रमाणिक प्रयोग जो है महाभाष्य में देखने को मिलता है। लेकिन जो हमें अपभ्रंश का सबसे प्राचीनतम उदाहरण, अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, वो जो है नाट्यशास्त्र में हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद जो है भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग चंड कवि ने 6ठी शताब्दी में किया था। अब यहाँ पे जो है हमेशा हम इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि अपभ्रंश शब्द का पहला प्रमाणिक प्रयोग या अपभ्रंश का सबसे प्राचीनतम उदाहरण, या भाषा के अर्थ में कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि भाषा के अर्थ में जो है अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग जो है किस कवि के द्वारा किया गया था। तो भाषा के अर्थ में सबसे पहले जो है चंड कवि ने जो 6ठी शताब्दी में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। और इसके साथ साथ जो किशोरी दास वाजपेयी थे, उन्होंने अपभ्रंश कोर्णाण की भाषा कहा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश कोर्णाण की भाषा किसने माना है, तो वो माना है आपके किशोरी दास वाजपेयी ने। इसके साथ साथ जो अपभ्रंश का सबसे पहला प्रबंध काव्य, अपभ्रंश का जो प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है वो भविष्यतका माना जाते हैं। भविष्यतका जो धनपाल की रचना मानी जाती है। और अपभ्रंश में रचित प्रथम राम काव्य पौमचर्यु माना जाता है। पौमचर्यु की रचना जो है स्वयंभू के द्वारा की गई है। ये दोनों जो है आपके आदिकालीन कवि माने जाते हैं। तो अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य कौन माना जाता है, भविष्यतका। और अपभ्रंश में रचित जो पहला राम काव्य माना जाता है उसको जो है पौमचर्यु को माना जाता है। इसके साथ साथ जो डॉक्टर हरदेव बाहरी हुए, उन्होंने 7वीं से 11वीं शती तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है। और हिंदी के सबसे बड़े आलोचक, जिन्हें हिंदी का सेंटा क्लॉज कहा जाता है, हिंदी के सबसे सेंटा क्लॉज माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। और इन्हें ही जो है हिंदी के सबसे बड़े आलोचक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने ही जो है जो अपभ्रंश का सबसे पहले जो नाम है वल्लभी का राजा धीरसेन द्वितीय के शिलालेखों में देखने के लिए मिलता है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने माना कि जो अपभ्रंश का सबसे पहले जो है नाम जो है हमें वल्लभी के राजा थे धीरसेन द्वितीय, उन्हीं के द्वारा जो उन्हीं के जो शिलालेख है उसमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे भी मैंने नोट किया कि हिंदी का जो सेंटा क्लॉज है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। लेकिन इसके साथ जो है धीरेन्द्र वर्मा ने भी यह माना है कि प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश रही होगी। इसमें वे जो है अपभ्रंश की 5 स्थितियाँ स्वीकारते हैं। इसमें ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो प्राकृत की जो 5 स्थितियों किसने स्वीकार की है, धीरेन्द्र वर्मा जी ने स्वीकार की है। जैसे यहाँ पे शौरसेनी प्राकृत की शौरसेनी अपभ्रंश, प्राकृत पेशाची प्राकृत पेशाची अपभ्रंश, मागधी प्राकृत की मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी मागधी प्राकृत अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री प्राकृत महाराष्ट्री
अपभ्रंश। तो दोस्तों ये हमने आज इस वीडियो में जो है हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में जाना। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।